नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार की शाम बीकेसी की जनसभा में एक साथ कई लोगों पर निशाना साधा। इस लिस्ट में शामिल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, आरएसएस और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस समेत कई लोग निशाने पर थे। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर जमकर बीजेपी और राज ठाकरे की खिंचाई की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी नहीं बख्शा। हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने सवाल किया कि अगर भगवा टोपी पहनने से आप हिंदू बनते हैं तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोपी काली क्यों है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं या नहीं यह तय करने वाले तुम कौन हो। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना प्रमुख ने जो हिंदुत्व का विचार दिया था उसे तुम लोग नष्ट कर रहे हो। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसे रातों रात संत बना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राशन तो दिया है, लेकिन क्या हम कच्चा खाएं? जब सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं तो पकाएं कैसे? कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा। देखिए श्रीलंका में क्या हो रहा है और वहां से सबक लें। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बैलगाड़ी में संसद गए थे क्योंकि ईंधन की दर 7 पैसे बढ़ गई थी। अब ईंधन की दरों को देखें, बीजेपी वैसी नहीं है जैसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर थी। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को गिरवी रखकर, कर्ज रखकर मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने वाले उद्धव साहब देश की स्थिति पर चर्चा आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। राहुल भट्ट के कातिलों को भारतीय सुरक्षा बलों ने 30 घंटे में मार दिया। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है वो तो आतंकवादी घटना पर सफेद झंडा दिखाते थे। आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है जो आतंकवादी को कुचलती है। हमने आतंकवाद भी खत्म। See, the Maharashtra Chief Minister himself talking about Hindutva has to be a joke. Now, what he has done is there for everybody to see. His father stood for high ideals of Hinduism, and just for power's sake, he went and aligned with all the parties his father had fought against and who were always in the policy of minority appeasement. Now he is calling burqa, Hindutva and all that crap. I mean, that has to be a joke. We must have heard the story in Panchtatra of Ranga Siyar, who changes color as per convenience. I mean, nothing more to be said. But Shiv Sena preaching us about Hindutva has to be a joke. They have changed their stand totally just for the sake of power. Exactly what Bala Sahib ने नहीं, बीजेपी कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने भी नहीं जा रही है। हम लोग अपने घरों से लेकर के हर जगह हनुमान चालीसा कंठस्थ किए रहते हैं। इस नाते जा करके पढ़ने की जरूरत नहीं समझते हैं। उद्धव ठाकरे जी जो बात कह रहे हैं उनको निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि आदरणीय बाल ठाकरे जी जिस सिद्धांतों के आधार पर जाने जाते थे, क्या उसका एक अंश भी उद्धव ठाकरे के खून में है? अगर है तो खून तो पुकार करके बोलता है। मुझे लगता है कि वह अपने खून को सुखा चुके हैं और केवल इस नाते कि वो सत्ता पर बने रहे। लेकिन वो तो हिंदुत्व का बुर्का पहनते हैं बीजेपी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं कि हिंदुत्व और कोई और, हम किसी मतांतर की बात नहीं करते हैं। हम साफ ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वही हिंदुत्व है और भारतीय संस्कृति को वो स्वयं नहीं मानते, बीजेपी मानती है। दूसरी कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम संत बन जाएंगे रातों रात, बशर्ते वो बीजेपी ज्वाइन कर ले और बीजेपी उनको टिकट भी दे सकती है। देश खतरे में है। दाऊद इब्राहिम को कभी बीजेपी ने संरक्षण नहीं दिया, लेकिन बड़े साफ शब्दों का अर्थ है कि वहां के जितने अपराधी थे, जो मुस्लिम अपराधी थे और अपराधी थे, सबको संरक्षण देने का काम शिवसेना
उद्धव ठाकरे में हिम्मत नहीं है, मुख्यमंत्री जी में घोटालों का। परिवार ने जो मनी लॉन्ड्रिंग किया उसमें से किसी का उत्तर नहीं दे पाए। असली और नकली। कल मैं गोल देवल मंदिर गया था जो 1992-93 में दाऊद ने दंगों में बंद करवाया था। तब बाला साहेब ठाकरे जी ने वहां आरती शुरू करवाई थी। 30 साल के बाद में उद्धव ठाकरे जी ने यह हनुमान चालीसा के वाद विवाद के समय 2 दिन मंदिर का घंटानाद बंद करवाया। पुलिस घंटा उठा के लेके गई। हमने कल चालू करवाया। हिंदुत्व और सरकार का जो भ्रष्टाचार, 1.5 डजन मंत्री नेता या तो जेल पे, बेल पे, हॉस्पिटल में, उसका उत्तर जवाब उद्धव ठाकरे जी ने दिया। उनके खुद के परिवार, पत्नी का 19 बंगलों का घोटाला, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे की 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, साले का 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होना और उद्धव ठाकरे परिवार के श्रीजी होम का 29 करोड़ 82 लाख का घोटाला। एक का भी उत्तर ठाकरे सरकार ने नहीं दिया। 1 महीने के अंदर हम ये हिसाब जनता के सामने रखेंगे। कल उन्होंने बहुत सारे आरोप किए। एक कहा कि ऐसा उद्धव ठाकरे ने एक भी आरोप नहीं किया, एक भी बात नहीं की। उन्होंने एक भी, अरे अपने बीवी के 19 बंगलों के घोटाले का खुलासा नहीं किया। और जो टोमेटो केचप की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी दूसरे दिन आपने आपके पूर्व महापौर को, महाडेश्वर को जेल में क्यों गिरफ्तार करके डाला? तो असली हिंदू कौन, इस बात की बहस अब लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए हम भी इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रेम कुमार जी इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। आपके साथ शुरू कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, सीधा सीधा सा सवाल है सर, RSS की टोपी काली क्यों है, भगवा कलर की क्यों नहीं है? सवाल पूछ रहे हैं आपसे शिवसेना। देखिए, शिवसेना के अगर प्रमुख होते आदरणीय बाला साहब ठाकरे, उससे ज्यादा अच्छा लगते। जिनके दम पे और जिनके नाम पे रोटी खा रहे हैं लोग, वो उससे ज्यादा अच्छे नहीं लगते। ये टोपी की जो बात करते हैं, टोपी आपको लगता है अभी संजय की टोपी के बारे में पता नहीं काली क्यों है। वो काली के साथ जो है ना, वो टोपी गर्म भी है, मस्तिष्क को और सर्दियों में गर्म भी रखती है। टोपी खूबियां पता नहीं है, काला रंग तो दिख गया मगर टोपी खूबी नहीं पता नहीं। ये वही टोपी है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सम्मानित करा था। ये वही टोपी है जब कहीं बम ब्लास्ट होता है या फिर कहीं रेलगाड़ी या मालगाड़ी पड़ती है, टोपी ही पहुंचती है। और बॉर्डर पे भी जब हादसा होता है या कोई घटना होती है तो ये टोपी पहुंचती है सुरक्षा के लिए और उनको जो है सहयोग करने के लिए। ये टोपी के बड़े गुण है, इन्हें बताएंगे तो ये घबरा जाएंगे, या तो ये टोपी पहन लेंगे या फिर ये घर से निकलेंगे। इसे टोपी का विषय छोड़िए, राष्ट्र स्वयं सेवा संघ की अगर पहचान टोपी और निकर है तो उसका कारण है। कारण बताइए ना सर, टोपी की बातों पर टोपी क्यों पहनाई जा रही है, बताइए क्यों है? अगर भगवा रंग हर जगह होना चाहिए तो फिर वहां पर भी भगवा रंग। जी आप हमारी टोपी की बात को आप दिखावा ना बोलिए। ये टोपी आज से नहीं है, बहुत लंबे वर्षों से। और ये टोपी हर समय 24 घंटे कोई भी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का नहीं लगाता है कि 24 घंटे दिखावा करता हूँ कि संघ का कार्यकर्ता हूँ मैं और लोगों की तरह। हम पे टोपी है तो पहनते हैं, और आप शाखा के जाने के समय पहनते हैं। ये ढोंगी टोपी नहीं है। और उदाहरण बहुत सारे हैं आपके पास, मुस्कान जी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। सॉरी पल्लवी जी। और पल्लवी जी, आपने जो बात करी वेशभूषा की, वेशभूषा पहले भी पुलिस की निकर थी और संघ की भी निकर थी, क्योंकि स्वयं सेवा संघ सेवक के लिए, सेवा के लिए बनी है, जन सेवा के लिए बनी है और करा उस काम को करा भी आगे बढ़ता है। चलिए रत्नाकर सिंह और मैं नहीं समझता कि आज बैठ के चीज का उदाहरण दूं। ठीक है सर, अब चर्चा पे जुड़े हैं सर तो बात तो करनी पड़ेगी ना। इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर गए हैं अगर उद्धव ठाकरे, तो इन आरोपों का कोई तो जवाब आपको भी देना ही पड़ेगा। अब रत्नाकर सिंह जी, बात ये है कि ये हिंदुत्व 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 हर किसी को इसी पर बात करनी है, यानी कि ये सीधा सा फंडा हो गया है कि अगर आपको चुनाव जीतना है, चुनावों में उतरना है, तो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करना होगा। ये बताना होगा कि हिंदुत्व में हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं।
आज ये बात क्यों आ रही है हिंदुत्व की? आ रही हूँ मैं, पहले क्यों रत्नाकर नहीं जी आ आती रही थी? हूँ। ये सवाल मेरा मैं कह रहा हूँ, रत्नाकर सिंह जी से है, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। नहीं, रत्नाकर रत्नाकर जी नहीं जवाब दे पल्लवी पाएंगे। रत्नाकर जी क्यों जवाब नहीं नहीं देंगे पाएंगे। सर? देंगे, रत्नाकर जी जवाब क्योंकि देंगे। नहीं बताएं दे रत्नाकर पाएंगे, ये जी। नहीं दे पाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये यूं नहीं दे पाएंगे कि आज भी राजस्थान में जो उनका अधिवेशन चल रहा है, इनको जरा उन्होंने डिबेट खुद के कहा कुछ है कि हमें कायदे होते हिंदुत्व हैं, पे उस हिंदुओं के कायदों लिए को काम जरा करना सिखाएं पड़ेगा। यहाँ पे। और इनके दो मुख्यमंत्रियों ने बोला है ये हिंदुत्व से नहीं दे कुछ पाएंगे। कायदे होते हैं, ठीक डिबेट है। मैं आपको के बताऊं कायदे ये। होते हैं, कायदे जरा सीखिए। आपने अपना आपसे सवाल आपसे सवाल प्रश्न मेरे से है, आपसे सवाल करना चाहिए था कि आपको हिंदुओं के वोट चाहिए या नहीं चाहिए। सवाल आपसे बड़ा गलत हुआ है ना। ये ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से आप अपने चीजों को रख सकते हैं क्या? आप जरा समय आपको मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद भी है कि टीका आप लगाने हिंदुओं के से विषय कोई में, हिंदू हिंदुत्व के नहीं विषय में अच्छा बोलेंगे आप। बोलता। टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं बोलता। आप जी जी, टीका मैं लगाया कह है। हाँ, नहीं नहीं, आप क्या बिल्कुल साबित हिंदू, करना चाहते हैं? बिल्कुल हिंदू है, टीका आप लगाते हैं साबित इससे करना हिंदू चाहते है। हैं क्या कि आप हमसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल हिंदू साबित हैं? करना चाहता हूँ मैं हिंदू। मैं प्रथम इस हिंदू, चैनल पे गर्व से साबित कहता हूँ मैं करता हूं कि हिंदू। मैं आपसे बड़ा हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। आप बोल दो, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। मैं गर्व से कहता हूं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं। अरे सबसे मैं कहता हूँ, मैं सबसे मैं बोलता हूँ, मैं गर्व से जिस कहता हूँ का मैं हिंदू। सम्मान करता हूं, आपसे बड़ा हिंदू राष्ट्रभक्त सारे हैं, राष्ट्रभक्त सारे हैं, गर्व से कह दो अगर हिंदू मैं। अरे मैं मान जाऊंगा आपको, मान जाऊंगा आपको, बता दीजिए अगर गर्व से कह दो मैं हिंदू। नहीं बोल पाएंगे आप, प्रभु हिम्मत नहीं है आप में, आप में हिम्मत नहीं है, नहीं बोल पाएंगे आप। चलिए ठीक मैं है, कहता ठीक हूँ है, गर्व से जवाब बोलता ले हूँ मैं लेते हिंदू हैं। हूँ। भटनागर जी जवाब तो ले लेते हैं। जानने तो दीजिए रत्नाकर सिंह जी से, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या आप गठबंधन सरकार की भी ये मजबूरी हो गई है कि सभी को अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करना होगा? हिंदुत्व की लड़ाई हर जगह छाई हुई है। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई जो हैं प्रदीप जी, मैं बोलूंगा तो 2 मिनट कम से कम मुझे मौका देंगे। सर मुझे भी उम्मीद है कि आप हिंदुओं के विषय में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। ठीक है, भटनागर जी जवाब ले लेते हैं। अब डिबेट के कुछ कायदे होते हैं, उस कायदे से हिसाब चलेंगे, डिबेट अच्छा होगा, दर्शकों को भी सुनने को मिलेगा कौन सही है कौन गलत है। आप बीच बीच में बोलते जाएंगे तो दर्शकों को पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। आप जब प्रश्न पूछा जाए जवाब दिया करिए। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में कि ये टोपी की बात करते हैं, ये काली टोपी पहनते हैं। ये काली टोपी पहनने का मतलब यही होता है कि इनकी नीयत जो है काली है, इसलिए ये काली टोपी पहनते हैं। ये देशवासियों को मूर्ख बनाकर टोपी पहनाने का काम करते हैं। ये अगर असल हिंदू होते तो जो लोगों के जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करते, ये असल भी हिंदू होते तो ये राष्ट्र के उत्थान के बारे में बात करते, ये असल भी हिंदू होते तो आज जो देश की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर ले जाने की बात करते। लेकिन ये असल हिंदू है नहीं, ये छद्म राष्ट्रवाद का वेशभूषा धारण किए हैं और ये टीका लगा के कहते हैं कि और आडंबर का चोला पहन के कहते हैं कि ये हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है। मैं आपको उदाहरण सहित कई उदाहरण देता हूं कि ये किस तरह से इन्होंने हिंदुत्व को छला है। ये देखिए, ये मुस्लिम लीग पार्टी के साथ 2012 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पीछे का इतिहास नहीं। मुस्लिम लीग पार्टी के साथ इन्होंने नागपुर में कारपोरेशन का चुनाव लड़ा था। क्यों लड़ा था भाई? कि मुस्लिम लीग पार्टी वही है ना जो देश को 2 भागों में बांटी है। नागपुर में नहीं, कलकत्ता में, कलकत्ता में, नागपुर में नहीं, कलकत्ता में। आप गलत बोल रहे हो ना। सुनने के मत रखते हैं, नहीं सुनिए तो इसमें मत बोलिए। ये मुस्लिम लीग पार्टियों के साथ बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई थी और तब ये मुस्लिम अछूते नहीं थे। आज मुस्लिम अछूते हो गए हैं क्योंकि इनको बहुसंख्यक की राजनीति करनी है और एक समुदाय को खुश करके ये वोट की राजनीति करते चाहते हैं कि वोट मेरे ऊपर पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मूल में है सर्वधर्म समभाव। हम सभी पार्टियों, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी समुदाय को लेकर चलते हैं, सभी जातियों को लेकर चलते हैं, क्योंकि राष्ट्र हमारा बना है सभी लोगों को लेकर के और राष्ट्र के निर्माण में सबकी अहम भूमिका रही है। लेकिन ये सबकी भूमिका को भूल जाते हैं, ये सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज देखिए देश में कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरी चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, रही बात जो है महंगाई की, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, सही कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं रह गई है। सदन में गए थे, वो पेट्रोल डीजल का विरोध करना था, तभी वो सदन में गए थे बैलगाड़ी लेकर के। लेकिन आज देखिए ये इनकी ही पार्टी की आज का भाजपा क्या है। ये स्मृति ईरानी जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ रुपए गैस के दाम बढ़ जाने के बाद ये सिलेंडर लेके सड़कों पे तांडव करती है और नाच करती है, वहां पे बैठ के महंगाई का ड्रामा रचती है। आज देखिए 15-15 दिन के अंदर 100-100 रुपए में गैस के दाम बढ़ जाते हैं। तो आज वो भाजपा कहाँ गई?
जो महंगाई पे रोना रोती थी और डफली बजाती थी कि महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल और महंगा खाए जात है, आज ये इनकी डायन जो है डार्लिंग बन गई। आज भाजपा की महंगाई जो है वो डार्लिंग बन गई है, ये आज सच है। क्यों नहीं बात करते हैं महंगाई पे, क्यों नहीं बात करते हैं बेरोजगारी पे, क्यों नहीं बात करते हैं गिरती अर्थव्यवस्था पे, क्यों नहीं बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा पे, क्यों नहीं बात करते हैं एनसीआरबी का जो आंकड़ा है हत्या और अपहरण में आपका प्रदेश अव्वल है, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं बात करते आप कंट्रोल लगा, क्यों किसानों की जो लागत मूल्य है उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना आप दाम देने की बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे बात, क्योंकि ये फेल है, नाकाम है हर चीज पे। तो इन पर जब चुनाव में जाना रहेगा तो सिर्फ एक ही तबली बजाएंगे ये हिंदुत्व की, और वो भी फर्जी हिंदुत्व की बात करेंगे। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा, जवाब मैं बाद में लूंगी क्योंकि मुझे प्रेम कुमार जी से का भी रुख करना है। जब यूपीए का समय था ये तमाम मुद्दे जोर शोर से उठाए क्योंकि एनडीए या बीजेपी उस समय विपक्ष में थी। अब आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि फर्जी हिंदुत्व, आपके कहे अनुसार फर्जी हिंदुत्व का मुद्दा तो हावी है लेकिन मुख्य मुद्दे गौण हो गए हैं? आप क्यों नजर नहीं आ रहे? आप क्यों स्मृति ईरानी नहीं बन पा रहे हैं? आपकी महिला नेत्रियों में क्या कमी रह गई है कि इतने बड़े और अहम मुद्दे वो उठा ही नहीं पा रहे? जनता की आंखों पर पट्टी बंध गई है, ना एनसीआरबी के आंकड़ों पर लोगों का ध्यान है, ना गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान है, ना महंगाई पर ध्यान है। ये तो आपका काम है ना, वो तो सरकार में है सर, वो क्यों दिखाएंगे अपनी गलतियां? ये तो विपक्ष का काम होता है, इस सरकार की नाकामियों को उजागर करे। लेकिन लग रहा है कि इस समय विपक्ष ही हमारा नाकाम हो गया कि इतने बड़े और अहम मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं असफल होता हुआ दिख रहा है। और जवाब दीजिएगा कि इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है? प्रेम कुमार जी, सर मुद्दे वही होते हैं लेकिन बात यह है कि अभी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में मुद्दों को किस तरीके से उठाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बड़ा सवाल यहां पर है। और अभी लग रहा है कि हर कोई जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी मजबूत हो गई है कि वो जिस हिसाब से चाहती है उसी हिसाब से चुनाव होते हैं, वो जैसा चाहती है चुनावों में मुद्दे उठाना, ये मजबूरी हो जाती है अन्य पार्टियों की कि वो भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। तो माहौल इस तरीके का बन गया है। अब ये माहौल कैसे बदलेगा ये अहम बात है। इस माहौल में जो मुख्य मुद्दे हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे ये अहम बात है। तमाम तरह की चीजें इस समय उठ रही हैं कि छोटी छोटी बातें इस समय बड़ी बन जाती हैं। आप देख लीजिए मजहबी विवाद हो वो इतने बड़े बन जाते हैं लेकिन महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता, गिरती अर्थव्यवस्था बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता लेकिन पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इन तमाम चीजों पर जनता का ध्यान कैसे जाए? हिंदुत्व, हिंदू, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, इस पर सबका ध्यान है लेकिन वाकई में जो मुख्य मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा, आए दिन रेप जैसी वारदातें हो रही हैं, सुरक्षा का कहीं कोई माहौल नहीं है, कानून व्यवस्था पूरे देश में खराब होती जा रही है, इन मुद्दों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो वाकई में डरावने हैं। महंगाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों की थाली से अब सब्जियां कम होती जा रही है, खाना ही कम होता जा रहा है। फ्री राशन तो दिया जा रहा है लेकिन सच में बड़ा सवाल यह है कि इस फ्री राशन को हम पकाएंगे कैसे? तो ये तमाम चीजें हैं, इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान कैसे जाए? प्रेम कुमार जी, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि मुख्य मुद्दे गौण हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है वैसे मुद्दे अब गूंजते हैं और उन्हीं मुद्दों पर बात होती है? देखिए पल्लवी जी, राष्ट्रीय राजनीति में बात करें तो निश्चित रूप से जो NFHS 5 का जो पैमाना आया है, सर्वे आया है, वो सारी तस्वीरें सामने रख देती है। और कुपोषण, आज देखिए महिलाएं 50% से ज़्यादा उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, बच्चे 89% हैं जिनको कि खाने को भोजन नहीं मिल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है जो पूरे देश के लिए चिंता का सबब होनी चाहिए। महंगाई, निश्चित रूप से महंगाई पहले भी बढ़ा करती थी लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है वो पिछले 3 महीने में हम देखते हैं कि हमारी थाली 3 गुना महंगी हो गई है, इस कदर बढ़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक महंगाई है। जिस हम अनाज पर गर्व करते थे कि किसान हमें अनाज दिया करते थे और हम लॉकडाउन में भी लोगों को बिठा कर खिला सकते थे, आज वो देखिए कि गेहूं की क्या स्थिति, अचानक लग रहा है गेहूं कहाँ चला गया, क्या हो गया, हमें निर्यात रोकना पड़ रहा है और गेहूं का दाम, आटा का दाम हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। बेरोजगार घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिनके पास रोजगार है वो उनसे छिन गया है, दूर हो गए। तो इनको कैसे फिर से रोजगार में लाया जाए,
इसके लिए जो कारोबार का माहौल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उद्योग धंधे खड़े होने चाहिए, ये प्रक्रिया जो है न मजबूत नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं मजबूत हो पा रही क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है, हमारी सारी मीडिया, हमारा सारा एक्टिविटीज जो दिख रहा है अखबारों में, मीडिया के माध्यम से, वो है हिंदू और मुसलमान। बिल्कुल। वो केवल नफरत वाले पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है, किसने क्या बयान दिया वही खबर है। जबकि पल्लवी जी, मैंने भी 25 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है, किसी के बयान को पहले पन्ने पर हम जगह भी नहीं दिया करते थे। एक्शन है तो वो पहले पन्ने पर आएगा, किसी के बयान को हम पहले पन्ने पर जगह नहीं दिया करते थे। लेकिन आज आप अखबार देख लीजिए उठा करके, लोगों की बाइट्स बयान ही खबर है, यानी मूल मुद्दे से ध्यान मीडिया भी भटका रहा है और भटका हुआ है, ये फैक्ट हमको दिखता है। उसके बाद अब जैसे आज हम लोग उद्धव ठाकरे के बयान पर बात कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ऐसा कौन सा क्रिएटिव बयान उन्होंने दे दिया कि हम बात कर रहे हैं? ये उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चला रहे थे? बिल्कुल। आज वो यूपीए के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से उनकी विवशता है बीजेपी के खिलाफ बोलना। आप देखिए, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नीतीश कुमार जी बिहार में उनका डीएनए खराब था, क्योंकि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में तब सरकार में थे। अब वो जब बीजेपी के साथ आ गई तो उनका डीएनए बहुत अच्छा हो गया, वो बीजेपी के साथ सरकार में है। उद्धव ठाकरे की भी चिंता यही थी ना कि आप नीतीश कुमार के साथ जो ट्रीटमेंट बिहार में कर रहे हैं, उनको आप लोकसभा की ज्यादा सीट दे देते हैं, अपनी जीती हुई 5 सीट उनको दे देते हैं एडजस्टमेंट चुनावी तालमेल में। इसके बाद में कम सीट आने पर उनको मुख्यमंत्री मान लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, सीट शेयरिंग में देने के लिए तैयार नहीं। यही तो विवाद का कारण था। तो कारण केवल राजनीतिक सत्ता थी जिस वजह से दोनों अलग हुए। और आज वो अभी उद्धव ठाकरे बीच बीच में बीजेपी के नेता इशारा करते रहते हैं कि जब उद्धव ठाकरे कभी आना चाहे तो हम गठबंधन कर सकते हैं। अभी बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे सरकार बना लेना, वो हिंदू हृदय सम्राट भी हो जाएंगे, वो इनके बीच में फिर पहले जैसी गठबंधन और सब कुछ चीजें हो जाएंगी। ये चीज है। ये तो कांग्रेस ने के तरफ से समझिए कि नीति बदली गई कि उन्होंने एनडीए के भी साथी को तोड़ करके महाराष्ट्र में एक मॉडल खड़ा किया कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं सरकार बनाने के लिए। आज चिंतन शिविर चल रहा है, हो सकता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर विकल्प नहीं बन सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एनडीए के लोगों को भी का भी नेतृत्व स्वीकार कर ले। इस विषय पर भी चिंतन मनन चल रहा है महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर, क्योंकि उनको मोदी सरकार का विकल्प देना है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी के साथ में अगर आप जाते हैं तो आपको न सीबीआई तंग करती है, न ईडी तंग करती है। महाराष्ट्र में नारायण राणे उदाहरण है। और ये खुद एनसीपी के नेता जो अजित पवार थे, जब फडणवीस जी के साथ मिलकर शपथ ले रहे थे, उनके 12 घंटे के भीतर उनके सारे मुकदमे वापस हो गए थे, वो भी हमने देखा। यानी बीजेपी के साथ मिल जाइए तो कोई तंग नहीं करेगा, दूध के धूले हो जाएंगे। बीजेपी से बाहर जहां जाइए तो फिर आप करप्ट भी हैं, हिंदू भी नहीं रह जाते हैं, आप देश विरोधी भी हो जाते हैं, गद्दार भी हो जाते हैं। ये राजनीतिक सच्चाई है, कोई भी इन चीजों को देख सकता है। कुल मिलाकर राजनीतिक विवशताएं हैं सबकी अपनी अपनी। प्रदीप भटनागर जी, एक बड़ी मजेदार बात कह रहे थे उद्धव ठाकरे कि पहले हम गधाधारियों के साथ थे, अब हम गदाधारी हो गए हैं। राणा दंपत्ति को जेल नहीं भेजा जाता, देशद्रोह का केस नहीं लगता। अगर ये गदाधारी होते तो एक हनुमान चालीसा के ऊपर राणा दंपत्ति को जेल नहीं दिखाया जाता। कितना बड़े गदाधारी है ये? गदाधारी नहीं है, ये गधे हैं, गधे के ऊपर बैठे धारी है। ये अपना संज्ञान गलत दे रहे हैं, क्योंकि गधे के ऊपर बैठ के कांग्रेस के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं ना, ये गलती यहाँ कर। क्योंकि आज इन्हें गदाधारी याद हो रहे हैं। अगर गदाधारी होते तो शायद समझता कि जो हिंदू करके बाला साहब ने जो अपना वर्चस्व और जो अपनी जमीन महाराष्ट्र में तैयार करी गई थी, तो हिंदुओं के हित में बोल के, तो जो माइक का विषय जो आया था तो उसके लिए बोलते उद्धव जी चुपचाप नहीं रहते। आज अपने आप को साबित करना चाहते हैं। साबित तो अब कांग्रेस के अधिवेशन में भी, राजस्थान में भी करना चाहते हैं। भूपेश बघेल और उनके एक सीनियर नेता ने कहा है कि अगर हिंदुओं के विषय में, हिंदुओं के मुद्दों पर भी सोचना पड़ेगा। उनके अधिवेशन में अगर ये बात आई है क्यों है? हमें अब जो है दलितों के बारे में सोचना पड़ेगा।
तो पहले क्या उस पर राजनीति करते थे ना ये? आज इनके अधिवेशन में, और अधिवेशन उदयपुर राजस्थान में क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा, और राज्य में क्यों नहीं हो रहा? उसकी फंडिंग होगी तो कहाँ से होगी? नहीं सर, राजस्थान में अगर अधिवेशन हो रहा है तो पूरे देश से उनके जो पदाधिकारी हैं राज्यों के वो बुलाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर मैं घूम फिर कर उन्हीं बातों पर आऊंगी कि हम ऐसे मुद्दों पर उलझे हुए क्यों हैं, मुख्य मुद्दे गौण क्यों हो रहे हैं सर? उलझे हुए यूं है क्योंकि कांग्रेस ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति करती है और करती आ रही है। कभी भी निष्पक्ष राजनीति और छल कपट की राजनीति को नहीं छोड़ रही कांग्रेस। सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो हिंदू और हिंदुत्व का जो मुद्दा आज आपने अपने माध्यम से उठा रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी, जिन्हें हिंदू और हिंदुत्व के विषय में नहीं पता। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदुत्व मतलब मेरे में हिंदू की सभ्यता भी होनी चाहिए। इन्हें बार बार हिंदुत्व का मतलब चाहिए होता है, क्योंकि अभी जो मेरे साथ बैठे हैं कांग्रेस के साथी, शायद इन्हें नाम चेंज कर लेना चाहिए। मैंने बोला तो गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मुझे नाज है, मैं हिंदू हूँ, मेरी सभ्यता है, मेरी मैं हिंदू हूँ, ये नहीं बोल पाएंगे। राष्ट्र धर्म तो मेरे लिए पहले है ही, और राष्ट्र। अभी चलिए मुझे यह बता दीजिए प्रदीप भटनागर जी की जिस हिंदुत्व के बारे में आप बात कर रहे हैं या हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, सारे हिंदुओं को मुझे लग रहा है महंगाई का कोई असर पड़ नहीं रहा होगा उन पे, सभी हिंदुओं के लिए सारी चीजें सामान्य हो रही होंगी सर, है ना? पेट्रोल उनको अभी भी मिल रहा होगा 60-70 रुपए में, पेट्रोल डीजल के दाम हिंदुओं के लिए यही होंगे। हिंदुओं को महंगाई का अभी कोई असर नहीं हो रहा होगा, जो थाली उनके लिए तिगुनी महंगी हो गई है मुझे लग रहा है हिंदुओं के लिए उतनी रही होगी, कम ही पैसों में सब कुछ मिल रहा होगा उनको, रोजगार भी हिंदुओं के पास बहुत होगा। जिस हिंदू 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 के पीछे आप पड़े रहते हैं सर, उन्हें सुविधा दे दीजिए। कौन सी सुविधा मिल रही है किसको? आपने अगर हिंदुओं के पीछे पड़ने वाली बात कही है, हम हिंदुओं के ना तो कोई पीछे पड़े और ना हम, जब हमसे कोई मेरा पीछे पड़ने का मतलब ये है कि जिनके वोट बैंक पर आप अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, कम से कम सुविधाओं के नाम पर उनके पास कुछ तो होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, वोट बैंक की। ये तो समस्या सबसे बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उसे अपना वोट बैंक तो नहीं माना, अपना हित माना, और वोट बैंक को जिसने माना वो मेरे साथ बैठे हुए हैं और वो कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वोट मुस्लिम समुदाय को और पिछड़ी जाति किसानों को, गरीबों को उन्होंने वोट बैंक समझा। हिंदू को तो कभी वोट बैंक समझा नहीं इन्होंने। ये तो हिंदू बटे हुए, कहीं चुनाव लड़ेंगे तो एक ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, एक कुमार खड़ा हो जाएगा, एक अदर ब्याजी खड़ा हो जाएगा और वो जीत जाएगा, क्योंकि भाई मुस्लिम को इन्हें पढ़ने दिया नहीं कभी। इसलिए भेद चाल में जो अब एक जगह वोट मुस्लिम समुदाय का पड़ जाएगा, कांग्रेस का विधायक एमएलए बन जाएगा। तो अगर हमने ही पढ़ ले रखा है, हम भी मुस्लिम समुदाय को पढ़ा के छोड़ेंगे और इन्हें प्रथम पंक्ति पे लाके छोड़ेंगे। आप बेशक लाख बैठ के भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुस्लिम का आप खूब दबका लगा लीजिए, बदनाम कर लीजिए, मगर हम पे कोई असर नहीं पड़ता। हम इन्हें वोटर अपना बना के छोड़ेंगे, ये प्रण है हमारा, और अभी इस तरह पे काम भी कर रहे हैं। पहले चीज, अभी जो बात टोपी की बात चल रही थी, बड़ा लंबा हमारे कांग्रेस साथी ने दिया, तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी भी टोपी पहनते थे, और जो भी कोरी सफेद हुआ करती थी, और महात्मा गांधी जी ने भी टोपी पहनी और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी टोपी पहनी, वो टोपी के माध्यम से क्या कहेंगे? क्या वो टोपी दागी थी? सफेद टोपी पे दाग थे जो रात को धुल जाती थी और उसमें पहन ली जाती थी। ये टोपी के जो मायने है ना, ये जो लगाए जाते हैं, ये मेरे बुजुर्ग, मेरे गांव देहात के लोग भी टोपी लगाते हैं, किसान भी टोपी लगाते हैं, और टोपी से धूप जो पड़ते सर पे वही बचती है, और ये सभ्यता की निशानी भी है टोपी साथ रख के चलने की। और ये आज से नहीं सदियों चली आ रही है, इस टोपी के विषय में आज आपने उठाया, तो शायद कभी टोपी पे बात होनी चाहिए। जो नेहरू ब्रिगेड बनी हुई है वो टोपी क्यों लगाती है, और आज भी लगाती है, जमाना बदल हो गया है। और इस चीज में थोड़ा सा भी बड़ा हिंदुत्व, अभी आप बात चल रही थी कि वो तो मैंने, हाँ मैं महाराष्ट्र करना चाहूँगा। ये जो शिवसेना आज जो बोलती है, हिंदुत्व की बातें करती है, और उद्धव जी आज जो रैली में बोले, क्या उद्धव जी को पता थे वो किसकी विरासत लेके बैठे? अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपने भाई का अधिकार छीन के बैठे, क्या इस विषय में उद्धव जी बोलेंगे? अगर उद्धव जी को अगर इतना हिंदू प्यारा था, जिन्होंने जो कहते हैं बैठ के आज महफिल में और मंचों के ऊपर कि हमने बाबरी मंदिर घोषणा में हमारा हाथ था शिवसेना में, होगा हम कहते हैं, तो आज उद्धव जी शिवसेना में रह के क्या शिवसेना को बदनाम कर रहे हैं या बाला साहब के नाम को दोबिल कर रहे हैं? थोड़ा यही बताना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ने सदैव हिंदुत्व की राजनीति करी है और अधिकार की राजनीति है। उन्होंने ये नहीं कभी मुसलमानों को सताया हो या मुसलमानों को कभी अवजाती की, उन्होंने ये बताया कि आप कट्टर मत बनिए। और हम भी कहते हैं हमारी हिंदुत्व की लड़ाई नहीं, हमारी कट्टरता से लड़ाई है, चाहे कट्टर कोई भी हो,
और आज कितना कट्टर कौन है, आप भी यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल पे खूब सारी वीडियो आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, और सबसे ज्यादा वीडियो किस टाइप की आती है वो हमें वैसे देखा पता जाए है। तो सर वाकई में लड़ाई तो अधिकारों की होनी चाहिए थी। जरा आप पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, लोगों को ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अपने आप ये कट्टरता जैसी चीजों से वो उभर पाएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो काम धंधे कर पाएंगे। फोकस जिस पर होना चाहिए उस पर नहीं है। अभी भी फोकस मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इस तरह के मुद्दों पर है सर। और मैं तीसरी बार महंगाई पर आपसे फिर सवाल पूछूंगी कि क्या महंगाई पर बात नहीं होनी चाहिए? ऐसे मुद्दों पर ही क्यों बात हो रही है? चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, आपका रुख करूंगी मैं। सर अब बात ऐसी है कि यही शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इतने सालों से सरकार चला रही थी, तब याद नहीं आया कि ये गद्दाधारी हैं कि गद्दाधारी है? तब याद नहीं आया कि इनका हिंदुत्व फर्जी है? और क्या उन्हें तब कुछ भी याद नहीं था? अभी एक एक बात उन्हें याद आ रही है। राजनीतिक विवशता और राजनीतिक लालसा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता शायद अब उद्धव ठाकरे को। सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थी तो वो हिंदुत्व की हिंदुत्व की राजनीति और एक बाला साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग थे। ठीक है। और बाला साहब जिस तरीके से उत्तर महाराष्ट्र में राजनीति करी, उस तरीके से उस राजनीति को लेके चले शिवसैनिक। मगर जब ये सत्ता के लोभी बने हमारे उद्धव जी और कांग्रेस से हाथ मिलाया, ये आधे कुछ और आधे कुछ हो गए। वो शिवसेना रत्नाकर नहीं जी जो से था वैसे सर मेरा पहले ये थी। सवाल। रत्नाकर जी से था मेरा ये सवाल। रत्नाकर सिंह जी, देखिए, जो ठाकरे जी भाजपा के बारे में क्या बोलते हैं वो शिवसेना का उनका वक्तव्य है, और उस वक्तव्य का वो अनुभव उन्होंने लिया है इनके साथ सरकार बनाकर, तो अपना अनुभव वो साझा किया। उस पर हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के हित को देखते हुए सरकार में शामिल हुए हैं, और हम उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है चल रहे हैं। मैं आपका एक प्रश्न आपने ब्रेक पे जाने से पहले मुझसे पूछा था, शायद उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं क्यों हमारी बातों को जो है जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, ये मैं, या विपक्ष की बातें क्यों नहीं जनता तक पहुंच पा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक स्टेट एजेंडा है उसी एजेंडे को क्यों चल रही है, ये प्रश्न था आपका। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, प्रेम कुमार जी ने एक बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी इन्होंने मीडिया को लेकर के। ये कह रहे थे कि 25 साल से इन्होंने पत्रकारिता किया है, और ये बता रहे थे अनुभव अपना कि पहले जो है एक्शन को वो लोग पहले फ्रंट पेज पे जगह देते थे, और जो भी कमेंट्स रहते थे लोगों के, नेताओं के, उसको दूसरे पेज पे स्पेस देते थे। आज परिस्थिति बिल्कुल सही एकदम हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी रोज एक मीटिंग करती है, और उस मीटिंग के तहत ये डिसाइड करते हैं कि मीडिया हाउसेज में क्या कल का जो है एजेंडा होना चाहिए, और किस तरह से हमारी बातों को मीडिया हाउसेज में जाना चाहिए। तो आज फ्रंट पेज पे वो आज का एजेंडा है या भविष्य का जो एजेंडा ये लोग चला रहे हैं, जो एक हिंदू मुसलमान का जो इनका एक एजेंडा चलना, उसकी कड़ी को जो है रोज एक कड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो मीडिया के कवरेज पे रहती है, फ्रंट कवरेज पे रहती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो। तो ये जो देश को की जनता को एक जो मैसेज जाना चाहिए कि आज जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे कितनी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जिस हिंदू को मार दिया आतंकवादियों ने, वो समस्या नहीं है, समस्या नहीं है वो। बीच में मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। जो हिंदू पंडित मार दिया कश्मीर के अंदर, नहीं बता दीजिए, हिंदू पंडित जो कश्मीरी मार दिया और मुसलमान आतंकवादी ने मार दिया, उस पर क्या बोलेंगे आप? कमेंट्स देंगे आप उस पर? शोक जताएंगे आप? आतंकवादी का धर्म आप देख रहे हैं सर? कुछ भी नहीं, मैं जवाब देता हूँ पल्लवी जी, जवाब देता हूँ, इनकी बातों का जवाब दे दूं। एक मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब जो है। दूसरी बात इन्होंने ये उठाई थी कि हम आज हिंदुओं के बारे में हम सोचने लगे, हम चिंतन शिविर में हिंदुओं के बारे में आज हम बात करने लगे कि हिंदुओं के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये भाई साहब, आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं, आपको समझ में आता है कि 70 साल तक हमने इस देश में सत्ता में हम रहे, जनता ने हमको चुना, तो वो जनता ने जो चुना वो बहुसंख्यक तो हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदू रहे हैं। तो वो क्या हमको पाकिस्तान वालों ने चुन लिया था क्या? अफगानिस्तान वालों ने चुन लिया था क्या हमको? किसने चुना था? हिंदुओं ने चुना था। और हिंदुओं ने चुना
फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं फिर के झूठ लिए बोल रहे हैं हमने कुछ किया है? आप। हिंदू पार्टी तो है ही नहीं कांग्रेस, हिंदुओं की पार्टी है ही नहीं कांग्रेस, अरे रास्ता है ही नहीं हिंदुओं की पार्टी में। ये जरा बोलने दीजिए आप। तो भूपेश बघेल जी ने क्यों बोला कि अब हिंदुओं पे चिंतन करनी पड़ेगी? आपके प्रश्नों का जवाब दे लूं, आप प्रश्न का मेरा जवाब दे लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात ये कहते हैं कि नहीं, आप पुरानी बात मुझे तो ये बताइए, अभी भूपेश बघेल ने चिंता क्यों जताई आपके डिवीजन में कि अब हिंदुओं पे फोकस करना पड़ेगा? आप जवाब ये दीजिए ना मुझे। आपको स्पेशल मैसेज आया है क्या चिंतन शिविर से? आपको देख लो भाई, टैग चल रहा है, सब चैनलों पे चल रहा है, अभी सब चैनलों पे टैग चल रहा है, देख लीजिए। चीजों पे जो 50% दलित है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने क्यों बोला ऐसे, बताइए। आपको फोन आप लेटेस्ट डिबेट कीजिए ना। अरे आप घिसी पिटी बातों पे मत कीजिए, आप लेटेस्ट डिबेट कीजिए, आप नई बातों पे डिबेट कीजिए। हाँ, मेरे पास फोन आया। अरे आपका अधिवेशन चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अधिवेशन चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अधिवेशन चल रहा है, मैं आपको रहा हूँ, बताइए ना। आप कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। अरे भाई आप पढ़ लो भूपेश बघेल जी स्टेटमेंट पढ़ लो भाई, कुछ भी क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई आपके मुख्यमंत्री ने बोला है, आप समर्थन करा उस पर कि सही कहा। आपको व्हाट्सएप आया क्या? व्हाट्सएप आया है क्या आपको? हाँ, मेरा व्हाट्सएप आया, तभी तो कह रहा हूँ ना। आपका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का एडिट करके भेजा वही आया नहीं, क्या? जो भूपेश बघेल के बारे में बताइए ना, क्यों बोला भूपेश बघेल ने। ये किसी पिटी बातों में मत कीजिए आप, हर बार बैठ के जो 10 साल पुरानी बातें हर बार एक चीज दोहराते हैं, नहीं होता है। एक ही बात पे डिबेट, आप डिबेट में टाइम खराब करते हो। भूपेश बघेल के बारे में बताइए। 32% जो महंगाई बेरोजगारी जो राजस्थान में बढ़ी उसके बारे में बताइए। 2012 में 6%, 2016 में 17 में 6% थी, आज 32% राजस्थान में क्यों, इससे बताइए। देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। अरे देश को गर्त तो आप ले गए हो। अरे देश को गर्त में आप ले गए हो। देश में जितने हिंदू दबा के आपने रखा वो जूते के नीचे। से तो आप ऐसा कभी आपने 8 साल का लंबा वक्त भी आपको कम लग रहा है क्या सर? आप ये बताएं प्रदीप भटनागर जी। वैसे विपक्ष की आवाज इतनी दबी हुई है, अब कम से कम टीवी चैनल्स पर तो इन्हें बोलने दीजिए। नहीं, लाइव डिबेट जो देखिए, जो लाइव बात जो मीडिया जो आज के जो मुद्दे चल रहे हैं, मैं उस विषय पे डिबेट कर रहा हूं। नहीं, आज के मुद्दे पर तो बात ही नहीं हो रही है सर। सुनिए, हकीकत तो ये है कि जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए ना भटनागर जी, उन पर तो बात ही नहीं हो रही है, उन पर बात हो ही नहीं रही है सर। हर चीज के लिए आपको 70 साल दोषी कैसे लग सकते हैं प्रदीप भटनागर जी? महंगाई हो रही है, कांग्रेस की वजह से हो रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर बज रहा है, कांग्रेस की वजह से बज रहा है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे, कांग्रेस की वजह। अरे सर उभरिए, कांग्रेस उभरी है। ये देखिए 8 साल में हमने क्या किया उसका लेखा जोखा बताएं। 4 गिनती के काम आप बता देंगे। फ्री राशन हमने दे दिया, 370 हमने हटा दी, राम मंदिर हमने बनवा दिया, और चौथा और कोई काम आप ही गिना दीजिएगा। उसके अलावा भी तो बताएं कि पेट्रोल डीजल दाम कहां पहुंच रहे हैं, आसमान छू रहे हैं सर। जिंदगी में पेट्रोल डीजल सब कुछ है, आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा सर, आपके लिए नहीं होगा, लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं होगा। अच्छा तो 2014 से पहले क्या पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का सिलेंडर यही सब कुछ था? तब तो आपको चूड़ियां भेजने की पड़ी हुई थी, पता नहीं कहां चली गई वो चूड़ियां। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल तो। पेट्रोल डीजल पे बात कर लेते हैं, 2 मिनट दीजिए आप मुझे भी, कि पेट्रोल डीजल को लेके प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करी, क्यों नहीं ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री आगे आ रहे हैं? इन्होंने कौन सरलता दिखाई महंगाई को कम करने के लिए? इनके लाइव डिबेट पे जितने प्रवक्ता है महंगाई पे 18 राज्यों में आप हैं, आ गए क्या? वो सीएम आगे आए क्या? 18 राज्यों में आप हैं, वो आ गए आगे? किस किसने कम कर दिया? प्रधानमंत्री की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों में कितने में कम हुआ? अब जितने राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब में पेट्रोल डीजल सस्ता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, अभी तक इन्होंने दिल बड़ा करके नहीं दिखाया। दिल बड़ा करके दिखाई, महंगाई के विषय में डिबेट करना चाहते हैं मगर बोलते नहीं है। हम तो बेरोजगारी में भी डिबेट करना चाहते हैं। हम अपना आंकड़ा बताते हैं प्रदेशों का, अगर आप राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है जो आपने नौकरियां दी है, बता दीजिए। जवाब सवाल का जवाब मेरे वो पास दे है। रहे हैं ना सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब पहले डिसाइड हो जाता है, पहले तय कर लेते हैं आपकी, वो तो जवाब दे नहीं पाएंगे। आप डिबेट की गरिमा को भूल जाते हैं, आप डिबेट की गरिमा को भूल जाते हैं।
जब नहीं, मैं घूम के प्रश्न पूछता आप है, ठीक है। आप भूपेश बघेल का प्रेम स्टेटमेंट कुमार बता रहा हूं, तो आप मैं जवाब दूंगा तो बीच-बीच में आप आप भूपेश बघेल का स्टेटमेंट एक एक करके बात करेंगे। भटनागर जी, रत्नाकर जी, एक एक करके बात करेंगे। दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज सर। वैसे भी समय कम होता जा रहा है सर, समय कम होता जा रहा है। प्लीज प्लीज सर। हाँ, मैं तो बस मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा था आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो आज सुबह जो स्टेटमेंट दी है कि हमें हिंदुओं पे फोकस करना पड़ेगा, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप पहले चीज, आप कुछ विषय पे आज जो हिंदू जो बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको हिंदुओं की याद आई, क्योंकि इसलिए आई क्योंकि आपने जैसे भटका रखा था देश को, आज वो चीजें निकल के सामने आने लगी है। आपने इतिहास को पढ़ने नहीं दिया, जब घुमा के रख रखा था आपने इतिहास को, सच्चाई जो छुपा के रख रखा इसका इतिहास थोपना चाहते हैं देश पे। नहीं, आप मेरे पास नहीं, आप कुछ नहीं, तो आप पुरानी घिसी की बातें कर नहीं, अब ठीक है, नहीं, हो गया, हो गया। एक एक बातें करके करेंगे, बात इससे ज्यादा आप पे कुछ नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थित प्रियंका जी कहाँ है राजस्थान को लेके? आंदोलन के आप सर समर्थित आप भटक रहे हो, वो इतिहास समय बताना ना चाहते हैं क्या? डिबेट का समय खराब आंदोलन जब हम लोगों ने चालू किया था, उस समय अंग्रेजों का समर्थन किसने एक किया एक करके था? बात करेंगे, नहीं तो भोजपुरी में दोनों का फैक्टर डाउन समय करना पड़ेगा। खराब करें। भारत प्लीज छोड़ो प्लीज एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। वॉल्यूम डाउन नहीं करवाना चाहती सर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी की भी इंसल्ट हो। प्लीज 8.8 महंगाई, प्रेम कुमार, दोनों का फैक्टर डाउन कर बेरोजगारी, दीजिए। प्रेम कुमार जी सर, बात इतनी सी है कि वाकई में मुख्य मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और हमें सिर्फ हिंदुओं के बारे में अब बात करनी है। अब अगर मान लीजिए जिस बयान के बारे में बोल रहे हैं भटनागर जी, वो बात अगर सच भी है, तो क्या सिर्फ बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है? किसी और पार्टी को कोई हक नहीं कि वो हिंदुओं के बारे में बात करे या उनके बारे में सोचे? प्रेम कुमार जी। देखिए पल्लवी जी, इस देश में डेमोक्रेसी है और कोई वोट, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक धर्म के वोट पर नहीं राजनीति कर रही। इवन कांग्रेस को अगर लगभग 12 करोड़ वोट मिले हैं, बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले हैं लोकसभा चुनाव में, तो इनमें हिंदुओं का प्रोपोर्शन ज्यादा है, चूंकि पूरी आबादी में उसी हिसाब से प्रोपोर्शन है। तो इसलिए ये दावा करना कि हिंदू किसी पार्टी विशेष के साथ हैं, ये दावा बिल्कुल गलत है। और हिंदू हो या मुस्लिम भी, ये लोकतांत्रिक देश में बटे हुए हैं और अपनी पसंद के हिसाब से वोट करते हैं। अब मुसलमान देखिए, बिहार में किसी और पार्टी को वोट करता है, उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी को वोट करता है, इसी तरीके से ही दूसरे प्रदेश में। और हिंदू भी जितना वोट बीजेपी को हिंदी वाले इलाके में, उतना वोट दक्षिण के राज्यों में नहीं है। क्या दक्षिण में हिंदू नहीं रहते क्या? तो लेकिन वहां उनको उतना वोट नहीं है। तो इसलिए ये लेकिन हाँ, राजनीति जो हो रही है, दिखावा जरूर है कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है और उसी तरीके से मुसलमान भी खतरे में है। दिक्कत तो यह है कि सब आज देश खतरे में ही है, कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, ना हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, ना हमारे देश में हिंदू और मुसलमान सुरक्षित है। तो फिर कैसा शासन चल रहा है देश में कि कोई सुरक्षित ही नहीं है। आप खान पान, जीवन स्तर, उद्योग धंधे सब में देख लीजिए, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें हम 100 से ज्यादा है, 116 में 102 रैंकिंग पर आ गए। पीछे से हमारी रैंकिंग बढ़ रही है। जी पूछ लीजिए भटनागर जी, नहीं तो आप। प्रेम कुमार जी, ये सीरिया किसके भेंट चढ़ गया? तुर्की किसके भेंट चढ़ गया? इराक किसके भेंट चढ़ गया? बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र नेपाल होता, वो क्यों भेंट चढ़ गया? आप आपकी आवाज कर रहे हैं, समझ में आई नहीं। ये तो बता दीजिए फिर, ये सीरिया आपने सुना हो तो वगैरह ये जी को सुन नहीं। सर आप अपनी बात जारी रखिए, उनकी आवाज अब आना बंद हो गई है शायद। जी मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी तो ठीक है प्रदीप जी, अब मैं बोलना जारी रखता हूँ, आप कृपया। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी, अभी आ रही है। और अभी प्रेम कुमार जी मैं ये कह रहा था, आदरणीय प्रेम कुमार जी, मैं ये कह रहा था, जो आप आज ये जो कट्टरता की बात चल रही है, सीरिया में क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, वो किसके भेंट चढ़े? वो कट्टरता के भेंट चढ़े ना। चलिए प्रेम कुमार जी, और वहाँ क्या कत्लेआम हुआ, पूरा शहर खत्म हो गया। प्रदीप जी दोनों मेहमान बैठे हुए हैं सर, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। बोलिए। ठीक है, ये बात आप सही कह रहे हैं प्रदीप जी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म से घटनाएं घट रही हैं।
हम रूस और यूक्रेन युद्ध की पर तो पूरा फोकस किए हुए हैं, लेकिन दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहां पर कि उससे भी बुरे हालात हैं, युद्ध जैसी स्थितियां हैं, वहां इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वहां अमेरिका का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। दुनिया वहीं फोकस करती है जहां अमेरिकी हित होती है, और खास करके हम यूक्रेन की एक एक घटना दिखाते हैं लेकिन दूसरे देश पर फोकस नहीं कर पाते, ये फैक्ट है। लेकिन हम उस विषय में विषयांतर हो रहे हैं, हम अपने देश की चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में स्थिति बद से बदतर हो रही है, मानिए। रक्षा बजट भी हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि दुश्मन हमारे ऊपर लगातार खतरा बनाए हुए हैं। हमारे रोजगार कम हो रहे हैं, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं, हंगर इंडेक्स में पीछे है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने उल्लेखनीय वृद्धि कर ली है? खुद आपकी जो एनएफएचएस रिपोर्ट है वो भी अगर हम बता दे कि कहीं हमने तरक्की कर ली है तो हम उसको आईना समझ ले कि हाँ, लेकिन आपकी सरकार भटनागर जी इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाई है। जबकि आप याद कीजिए, यूपीए की 1 और 2 सरकार थी, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, और आपकी सरकार आई तो फिर कई करोड़ लोग जो मध्यम वर्ग के थे वो उल्टा गरीबी रेखा में चली गए। ऐसा रिवर्स गियर तो कभी लगा नहीं था आजादी के बाद, कभी ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये क्या आपकी सरकार की उपलब्धि है? आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा दिए, लेकिन समझिए 80 करोड़ लोग भूखे हैं इस देश में, ये साबित हुआ। आप मुआवजा नहीं देते कोरोना में मारे हुए लोगों को, क्यों? क्योंकि संख्या सही संख्या आ जाएगी। WHO ने आपकी तारीफ की, वो आपको बहुत याद रहता है, लेकिन WHO कहता है कि 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, तो आप उसको बोलते हैं कि आंकड़े गलत हैं। ये WHO तो ये भी कहता है कि WHO तो इस बार ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट इंडिया के अंदर है, चाइना को बचाने की कोशिश करी। WHO ने तो हमारे जो वैक्सीन लग रही थी उसको भी मान्यता नहीं दे रहे थे। आपकी WHO की बात कर रहे हैं आप। उदाहरण तो आपके पास सारे हैं, 23 करोड़ भी हैं, जरा कुछ कांग्रेस के आंकड़े भी दे दीजिए। 8 साल में बहुत सारे आंकड़े आपको सब चीज मिल जाते हैं। बेरोजगारी आज से चल रही है, कोरोना में आज तक पूरा गुड़गांव और पूरा नोएडा जो IT सेक्टर है हब था, वो आज बंद पड़ा है। आपकी पार्टी में के तरफ से बोलने लगे, सरकार लगाने गई थी। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम बीजेपी के विरोध, हम आपके तरफ से बोलेंगे। थोड़े से रोजगार दिला दीजिए ना, हम आपके बोलेंगे कि बीजेपी सरकार ने रोजगार दिलाया, बीजेपी की जय हो, बोलेंगे हम, लेकिन दिलाइए तो आप। हम तो कह प्रेम कुमार जी, हम तो कह रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया, हमने तो खुल के बताया। रत्नाकर सिंह जी, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, आज तो शिवसेना से बैठना चाहिए, शिवसेना के साथ, मगर मजबूरी है कि कांग्रेस के बैठे हैं। कांग्रेस से पूछ लीजिए कि जहां बेरोजगारी राजस्थान में 6% थी, ये 2022 से 32.5% क्यों हो गई? यही पूछ लीजिए। महंगाई 8% क्यों हो गई? महंगाई नहीं, बेरोजगारी क्यों हो गई? बेरोजगारी पूछिए राजस्थान की, बता दीजिए कितनों को नौकरी दे दी राजस्थान में, बता दीजिए आप पे बड़े आंकड़े IBCC को दुनिया भर के आंकड़े हैं। अरे सर, मैं आंकड़े पे नहीं बात करता, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। अगर कोई राजस्थान का आंकड़ा है या छत्तीसगढ़ का आंकड़ा तो बता दीजिए कि हमने जी विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनाया राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र जो है पहले निवेश में नंबर 1 होता था देश में, आज खिसक के 6ठे नंबर पे क्यों आ गया? नजर में महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत बेरोजगारी है, कुशासन है, कुप्रबंधन है, हमने मान लिया। लेकिन पूरे भारत में 18 प्रदेशों में आप हैं। 18 प्रदेश अगर ठीक हो जाते तो हिंदुस्तान का ऑन एन एवरेज जो रोजगार भी सही रहता, भुखमरी भी सही रहती। आप केवल 3 प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। अगली बार जनता आपको दे देगी, जिता देगी। अगर उन तीनों सरकारों ने खराब काम किया तो निश्चित रूप से आपको जिता देगी, लेकिन आप 18 प्रदेश को तो मॉडल बनाइए जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। सही बात है। रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, अगर प्रदेश वाइज आंकड़ा लेने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, इनकी सरकारें जहां जहां पे हैं 18 प्रदेशों में, वहां पे मैं एक एक चीज उभार कर ला के इनको बता सकता हूँ। लेकिन हम लोग बात करते हैं आज राष्ट्रीय स्तर पे कि देश की परिस्थिति कहाँ जा रही है, तो उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रदेश को लेके चलेंगे तो मैं गुजरात आ जाऊंगा। चलिए महाराष्ट्र से शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आज मामला गर्म क्यों है, साउंड को लेकर वहाँ शुरुआत कर लेते हैं। और महाराष्ट्र जो है निवेश में 6 नंबर पे क्यों आ गया? चलिए फिर दूसरे राज्य में चलते हैं। फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, फिर गुजरात में बात करेंगे। चले
आइए। WHO भी कर चुका है महाराष्ट्र कोविड मैनेजमेंट का क्या WHO क्या कर दिया? WHO ने ने आपको मैं बताता हूँ भाई, उत्तर उत्तर प्रदेश के अंदर 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गुजरात में बता देता हूँ मैं आपको, 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके आंकड़े है ही नहीं। WHO के फलाना ढिलवाने की रिपोर्टें लेकर जबरदस्ती के बैठे हैं आप, फोटो कापी। प्रैक्टिकल बात करते नहीं ना, आप कर देना, प्रेम जी का कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे, इससे किसी की बात नहीं रख पाएंगे। चलिए आप जरा शांत रहेंगे, जरा आप बीच बीच में बोलेंगे, कौन क्या बात सुन पाएगा ये बताइए। भाई आपकी प्रदेश की बात करते हैं तो आप क्यों भागते हो? सर जवाब ले तो ले प्रदीप जी, आपको फिर कोई ऑब्जेक्शन होगा तब आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, एक बार पूरा जवाब तो ले। मैं खुद ही अभी रत्नाकर जी से सवाल नहीं पूछ पा रही हूँ क्योंकि मैं उनका पूरा जवाब नहीं सुन पा रही हूँ। बताइए। ठीक है मैं सुनता हूँ। पल्लवी जी, आज देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये एक बहुसंख्यक समाज की राजनीति करने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि अगर ये दूसरे समुदाय के हक की कोई बात करता है तो उसको गद्दार साबित कर देते हैं, उसको जो है कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी नहीं है। अगर हम कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग को लेकर के और उनके हक की बात करती है, संविधान की बात करती है, लेकिन अगर किसी धर्म के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर अगर कहीं पे गलत किया जाता है और हम उसकी बात को उठाते हैं तो ये कांग्रेस को गद्दार बोल देंगे, ये कांग्रेस को बोलेंगे कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये नेहरू के ऊपर आरोप लगा देंगे। अगर आज पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो इनके मंत्री कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार हैं। तो ये तो परिस्थिति बनी हुई है इनकी। ये मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे जरा ध्यान दीजिए। आप अभी पेट्रोल डीजल की बात जो गिना रहे थे, मैं आपको बताता हूं, 28 लाख करोड़ 8 साल के दौरान आप लोगों ने जनता के पॉकेट से पैसे टैक्स के रूप में वसूले हैं। आप राज्यों की बात करते हैं, 2-3 राज्यों की बात करते हैं, 26,500 करोड़ तो महाराष्ट्र का जीएसटी बाकी है आपके ऊपर, वो क्यों नहीं कर रहे आप नहीं देंगे। और आप कहेंगे कि आप कब पेट्रोल डीजल के दाम करेंगे। अरे अपने आप जो है, आज जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम जो है लगभग $100 प्रति बैरल है। और जब हम लोग थे, जब यूपीए की सरकार थी तो $105 प्रति बैरल थी, तब भी हम पेट्रोल 70 रुपया में बेचते थे। क्यों बेचते थे? क्योंकि हम लोगों को सब्सिडी देते थे, हम लोगों को राहत देने का काम करते थे। आज आप क्या करते हैं? आज आप 28 लाख करोड़ उठाते हैं और उसको उस तरह से खर्चा करते हैं जिससे कि आपकी पूंजीपति मित्र जो है उनको फायदा मिले, वो अमीर होते चले जा रहे हैं और यहाँ पे जो नागरिक है, हमारे देश के जो गरीब जनता है वो और गरीब होती चली जा रही है। तो ये किस प्रकार का राष्ट्रवाद है आपका राष्ट्रवाद अगर सही होता तो सभी लोगों को एक समान आप दृष्टिकोण रखते। आप गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और 5वां नंबर पे पहुंच गया अडानी जी, अंबानी जी 10वां नंबर पे पहुंच गया विश्व के अमीरों में। ये ऐसा नहीं होता। ये 2 देश मत बनाइए, इस देश में 2 भारत नहीं बसता है। ये हम एक परिपाटी लेके चले, सबको एक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप लोग पूंजीपतियों की सरकार ये है, और ये पहले से ही कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि यह व्यापारियों की सरकार है। और ये हम जब छोटे थे, जब ये भाजपा की सरकार जब आई तो हम लोग सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि ये व्यापारियों की सरकार है। तब हम सोचते, उस समय हमको समझ नहीं था कि क्या कहते हैं ये, लेकिन आज हमको समझ में आ गया। आज हम बड़े हुए जब, तो हमको समझ में आता है कि क्यों हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये व्यापारियों की सरकार है। देख लीजिए अंबानी और अडानी और चंद पूंजीपति कहां से कहां तक पहुंच गए। कोविड के दौरान उनकी संपत्तियों में कितने टाइम्स का कितना इजाफा हो गया। 16 लाख करोड़ का जो संपत्ति की संपत्तियां जो है 50 लाख 55 लाख करोड़ हो गई। तो ये आप पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को उनकी आय जो घटती चली जा रही है। अभी भाई साहब बता रहे थे 27 करोड़ जनता को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर लेके चले थे यूपीए की सरकार में। और आपकी सरकार ने क्या किया? 23 करोड़ जनता जो मध्यम वर्गीय थी उनको भी लेकर आप नीचे चले गए, गरीबी रेखा के नीचे। उसके बाद भी प्रेम कुमार जी, आप ही कई विश्लेषक हैं, चिंता मत कीजिए। आप किस मुद्दे पे आप सफल नहीं है बता दीजिए। आप ये सारे मुद्दे जो हैं, आप गलत आर्थिक नीतियां आप लेके आए, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी लेके आए और अनप्लान्ड लॉकडाउन जो है वो लेके आए। आपने देखा कि देश का क्या हाल हो गया 2-3 साल 4 साल के अंदर। आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया।
आज भूखमरी हंगर इंडेक्स ले लीजिए, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो उसमें 116 पोजीशन में 101वां रैंकिंग है भारत का। और आप कहते हैं कि हम सक्षम है दूसरे देशों को अन्न राशन पहुंचाने में। अरे खुद यहाँ की देश भूखमरी, यहाँ के देश के नागरिक है भूखमरी से मरे जा रहे हैं, और आप जो बैठ के टीवी चैनल्स पे आप बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े सगुफे आप फेंकते रहते हैं, जुमलेबाजी करते रहते हैं। तो आप देश को कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आरएसएस से निकली हुई है, और आरएसएस हमेशा से अंग्रेजों की समर्थित रही है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हम लोगों ने शुरू किया था 1942 में, उस समय अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? आप ही लोगों ने दिया था ना। तो देश का हित आप कैसे सोचेंगे? हमने क्या साथ दिया? थोड़ा मुझे बता दीजिए, मैं भी सुन लूं। अरे सुनो तो, कांग्रेस मुझे पता नहीं साथ क्या दिया, थोड़ा सुन लो, मैं भी हिस्ट्री क्या दिया था। मतलब नहीं है कांग्रेस के लोगों ये ने तो फिर ये उद्धव ठाकरे को तो पहले ही पता होगा ना सर कि आरएसएस अंग्रेजों की समर्थित रही, तो फिर बीच में जब जितने भी टाइम वो बीजेपी के साथ थे तो क्यों रहे? कौन सी अपने जमीर को मारकर वो सत्ता में रहे थे? क्या उन्हें तब नहीं पता था कि आरएसएस अंग्रेजों की समर्थित है और नहीं है? अब उन्हें अचानक से सारी चीजें याद आ रही हैं, और आपको भी याद आ रही हैं अब। और आप वो शिवसेना के साथ सरकार कैसे चला सकते हैं जो ऐसी पार्टी के साथ थी जिसका जन्म ऐसे लोगों के साथ हुआ जो अंग्रेजों की समर्थक थी? मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपका एक प्रश्न में एक सेंटेंस में जवाब देता हूं। हमने शिवसेना की जो भी विचारधारा है, हम उनकी विचारधारा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस सरकार में शामिल हुई है, जिसमें जनता के हित को सर्वोपरि रखा गया है। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा उसके बाद ये था कि हम इस तरह की फांसीवादी ताकतों को सत्ता से दूर रखना चाहते थे जो जनता के हितैषी नहीं है। और आप अपनी कोशिशों में कितने कामयाब हैं आप ये देख लीजिए सर। पूरे देश में कितने राज्यों में आपकी सरकार है, ये बताने के लिए काफी है कि आप अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाए और कितना नहीं। अगर ये फांसीवादी विचारधारा के हैं तो जरा मजबूत होइए और बताइए जनता को। अगर आपको लग रहा है कि मीडिया चीजें सामने नहीं आ रही है तो आप तो जाइए ना सर जनता के बीच में और बताइए जाकर कि ये फांसीवादी ताकतें हैं, किस तरीके से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, आग में झोंका जा रहा है हमारे देश को। ये सब आप ही को करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। फिलहाल समय की कमी है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे अभी मिलकर लगातार एक बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी हिंदुत्व का चोला ओढ़कर बीजेपी इस समय देश में चल रही है। हालांकि अभी पूरे देश में एक ही चर्चा इस समय जोरों पर है कि असली हिंदू कौन है, असली हिंदुत्व किसके पास है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो देश से गौण होते जा रहे हैं। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।